नहीं बट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है, 15 मिनट्स हो गए हैं, तो हम क्लास रिकॉर्ड करके सेव करते हैं। बाकी आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा आगे। तो वो शुरू करते हैं। ओके, तो पेपर 2 है हमारा, साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस है। एंड साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस का ही पेपर है। इसमें हम गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स एंड गाइडेंस, टाइप्स ऑफ गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एम्स ऑफ गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड ग्रुप गाइडेंस एक टॉपिक था वो पढ़ चुके हैं। ठीक। और जो हमारा जो करंट टॉपिक वो चल रहा था वो है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस, मनोवैज्ञानिक आधार, निर्देशन के मनोवैज्ञानिक आधार। तो उस टॉपिक में हम कहाँ पर थे वो हम देखते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस में हमारे चार जो हमारे सिलेबस में है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और रुचि। तो ये चार हमारे सिलेबस में थे, इन्हीं के बारे में हम पढ़ा था। इंटेलिजेंस हम पढ़ चुके थे, बुद्धि क्या है, और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ चुके थे, और मेजरमेंट और टेस्ट कौन कौन से थे वो हम इंटेलिजेंस पढ़ चुके थे। पर्सनैलिटी हमारा चल रहा था, व्यक्तित्व क्या होता है वो पढ़ा था हमने, और व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या थी, पर्सनैलिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में था। तो उसी टॉपिक पे पर्सनैलिटी पे हम चल रहे थे। तो मेजरमेंट और पर्सनैलिटी चल रहा था, उसमें हमारा टू तरह से मेजरमेंट, टू टाइप के टेस्ट हैं जो मेजरमेंट करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण। सेकेंड है प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपण परीक्षण। ठीक, तो हम जो थे हम ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट पे थे। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट से हमारे हमारे पास है चार मॉडल हैं इस पे। जो वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण है उस पे चार हमारे मॉडल्स थे, चार अप्रोचेस थे, जिसके चार अप्रोचेस पर आधारित टेस्ट है। पहला था फेस वैल्यू मॉडल। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे टेस्ट होते हैं जो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आइटम्स होते हैं, आइटम्स का नेचर डायरेक्ट होता है। उसमें सब्जेक्टिव को पता चल जाता है कि किस उद्देश्य से इसका मेरा मापन हो रहा है, या इसका उद्देश्य क्या है, और मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि हाँ इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है। सेकंड हमारा एम्पिरिकल मॉडल था। एम्पिरिकल मॉडल में हमने पढ़ा था आपका MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी पढ़ा था, एंड CPI, कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो थर्ड हमारा जो चल रहा था वो था फैक्टर एनालिटिक मॉडल, कारक विश्लेषण मॉडल या उपागम। ओके, तो इस टॉपिक पे हम थे फैक्टर एनालिटिक मॉडल। फैक्टर एनालिटिक मॉडल के हमने जो है चार हमारे पास टेस्ट या क्वेश्चन आए थे। पहला गिलफोर्ड जिमरमैन टेम्परामेंट सर्वे था, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। सेकेंड हम कैटल 16 PF क्वेश्चन है, कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, CAQ के बारे में होगी, और फोर्थ हमारा एजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन है। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर ये टॉपिक, क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है। क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, तो कैटल रिकॉग्नाइज्ड 12 new factors apart from 16 PF which measure psychosis। तो जो कैटल थे उन्होंने एक तो 16 PF बनाया, ठीक है, 16 व्यक्तित्व कारक भी बनाए। तो उसके अलावा उन्होंने 12 और नए कारकों की पहचान की थी जो 16 PF से अलग थे,
जो साइकोसिस यानी मनोविकृति का मापन करते थे। आपने देखा होगा जो 16 पीएफ है उसके जो ट्रेड्स हैं वो नॉर्मल ट्रेड्स का मापन होता है ना, जो आपको कल टेबल मैंने दिखाई थी उसमें आपने देखा था जितने भी कारक थे बाइपोलर थे, और वो सब एक तरह से सामान्य शील गुण थे कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व में कौन से शील गुण है, कम है, ज्यादा है ना। तो लेकिन उसमें जो है कैटल का कहना था कि वो कारक जो है असामान्यता का मापन नहीं होता उसमें, ठीक है, एबनॉर्मलिटी का मापन नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने एक 12 नए कारक पहचाने और एक अलग से एक जिस जो 16 पीएफ से अलग थे एंड जो मनोविकृति का मापन करते थे, ठीक है। ही क्रिएट्स ए स्पेशल क्वेश्चनर, इसलिए उन्होंने जो 12 कारक थे उसका एक विशेष प्रश्नावली बनाई, ठीक है, जिसे क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनर कहते हैं, नैदानिक विश्लेषण प्रश्नावली। ओके, तो अब स्टूडेंट्स जो हैं अभी मैं एक टेबल शो करने वाला हूँ। टेबल आप देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप एक खुद उस टेबल को बना लीजिएगा। वो इंग्लिश में टेबल है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा उसे, तो आप उसे हिंदी में करिएगा। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं हम। ओके, आप एक पेन पेपर ले लीजिएगा और जो है उसमें करिएगा। ओके, तो हमारा है क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रही आपकी टेबल, इसको साइड करता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होंगे 3 कॉलम्स है इसमें, एक तरफ फैक्टर्स हैं, मतलब ये सिंबल्स हैं, ठीक है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 PA PP SC AS PS। ओके, ये इसके सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स से शो करते हैं। तो इनमें अगर इन डायमेंशंस के कोई एक आइटम्स में अगर नॉर्मल है और लो स्कोर है तो नॉर्मल है, ठीक है, और अगर हाई स्कोर है तो एबनॉर्मल है। ओके, तो हम इसको करते हैं। तो हमारा पहला D1 जो फैक्टर है वो है जो है वो है अगर इसमें लो स्कोर आए तो हम बोलेंगे लो हाइपोकॉन्ड्राइसिस, अर्थात निम्न रोग भ्रम। ओके, अगर इसमें लो स्कोर है तो हम बोलेंगे निम्न लो रोग भ्रम, और हाई स्कोर है तो बोलेंगे उच्च रोग भ्रम। हाइपोकाइंड्रियस मतलब रोग भ्रम। ओके, रोग भ्रम में आपने पढ़ा होगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी, ठीक है ना। मतलब इसमें जो होता है ना, इसमें व्यक्ति चिंतित रहता है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं होगी, ठीक है। और D2 फैक्टर है हमारा, इसका इसमें अगर लो स्कोर है तो वो नॉर्मल है, जिसे बोलेंगे जेस्टफुलनेस। जेस्टफुलनेस को हिंदी में बोलते हैं जोशीलापन, कि उसमें काम करने का जोश है, ठीक। पर उसको अगर उसमें अगर हाई स्कोर आएगा तो वह एबनॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा और उससे बोलेंगे सुसाइडल डिस्गस्ट, इसे बोलते हैं आत्मघाती विरक्ति, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो है हमेशा आत्महत्या की भावना आएगी। ओके, और अपने आप को ऐसा होगा कि वो खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, ऐसी भावना आएगी। ओके, तो इसे बोलते हैं सुसाइडल डिस्गस्ट, जिसे बोलते हैं आत्मघाती विरक्ति, ठीक है। D3 फैक्टर है हमारा, अगर इसमें लो स्कोर है तो नॉर्मल है, मतलब लो ब्रूडिंग डिस्कंटेंट। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न विचारमग्न असंतोष। okay? निम्न विचारमग्न असंतोष मतलब ये जो विचारमग्न असंतोष है वो कम है उसमें, ठीक है। और जब अगर हाई स्कोर आएगा तो एबनॉर्मल में आ जाएगा हाई ब्रूडिंग डिस्कंट, मतलब उच्च विचारमग्न असंतोष, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है किसी चीज से और हमेशा अपनी सोच में खोया रहता है। ओके, D4 फैक्टर है, अगर इसमें लो स्कोर है तो इसे बोलेंगे हम लो एंशियस डिप्रेशन, ठीक है, लो एंशियस डिप्रेशन, हिंदी में से बोलते हैं निम्न निम्न चिंतित विषाद, ठीक है, मतलब जो उसमें डिप्रेशन है और चिंता है वो कम है। और अगर हाई स्कोर है एबनॉर्मल में आ जाएगा, उसे बोलेंगे हाई एंशियस डिप्रेशन, उच्च चिंतित विषाद। ओके, नेक्स्ट है D5, अगर इसका लो स्कोर है तो नॉर्मल में है, मतलब हाई एनर्जी इंफोरिया। हाई एनर्जी इंफोरिया मतलब उच्च शक्ति सुखाभास, ठीक है, मतलब उसे वो सुख रहता है, वो सेटिस्फाइड है, वो हमेशा एनर्जेटिक है और सुख का अनुभव करता है, उच्च शक्ति उच्च शक्ति सुखाभास। ओके, और अगर हाई स्कोर है तो हम उसे बोलेंगे लो एनर्जी इंफोरिया, मतलब उसमें एनर्जी जो है कम है, ठीक है,
निम्न शक्ति सुखाभास। ओके, मतलब तनावग्रस्त रहना। ठीक है, एंड ओके, नेक्स्ट है D6। ठीक है, इसमें अगर लो स्कोर है तो इसे बोलेंगे लो गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। लो गिल्ट एंड रिसेंटमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं निम्न ऊबन विषाद, नहीं सॉरी, निम्न दोष तथा विद्वेष। निम्न निम्न दोष तथा विद्वेष, मतलब गिल्ट की भावना जो है लो है, और अगर हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे हाई गिल्ट एंड रिसेंटमेंट, मतलब उच्च दोष एवं तथा विद्वेष। मतलब विद्वेष की भावना और एक तरह से गिल्ट की भावना ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा D7, लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो बोर्ड डिप्रेशन। ठीक है, मतलब ऊब जाते हैं जो लोग, और डिप्रेशन में ऊब जाते हैं ना, लो ऊबन, हिंदी में उससे बोलते हैं लो निम्न ऊबन विषाद। लो बोर्ड डिप्रेशन मतलब निम्न ऊबन विषाद, और अगर हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे हाई बोर्ड डिप्रेशन, मतलब उच्च ऊबन विषाद। ओके, नेक्स्ट है हमारा PA। ओके, अगर इसमें लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे लो पैरानोइया। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं निम्न स्तर व्यामोह। निम्न स्थिर व्यामोह। ठीक है, निम्न स्तर व्यामोह। ठीक है, मतलब एक तरह से और हाई स्कोर आएगा तो उसमें हाई पैरानोइया, मतलब उच्च स्थिर व्यामोह। स्थिर व्यामोह का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को डर लगता है, जैसे उसको मारने की उसके खिलाफ जो है प्लानिंग हो रही है, और उसको मार उसके साथ जो है गलत हो रहा है, उसको हमेशा इस तरह का शक बना रहता है। ठीक है, और तो जाके अगर इसमें लो स्कोर है तो निम्न स्तर व्यामोह है, और उच्च है तो हाई स्थिर व्यामोह है। नेक्स्ट है हमारा PP। अगर इसमें लो स्कोर है तो उसको बोलेंगे लो साइकोपैथिक डिप्रेशन। लो साइकोपैथिक डिप्रेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं निम्न मनोविकृति विचलन। ओके, निम्न मनोविकृति विचलन। ठीक है, और अगर हाई स्कोर है तो इसमें बोलेंगे हाई साइकोपैथिक डिप्रेशन, उच्च मनोविकृति विचलन। ओके, उच्च मनोविकृति विचलन। नेक्स्ट है हमारा SC फैक्टर। अगर इसमें लो स्कोर है तो उसमें लो स्क्रीजोफ्रेनिया। ठीक है, मतलब निम्न मनोविदालिता। ओके, मनोविदालिता आपने पढ़ा ही होगा। और अगर इसमें हाई स्कोर है तो इसे बोलेंगे उच्च मनोविदालिता, हाई स्क्रीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा AS। ओके, अगर इसमें लो स्कोर है तो नॉर्मल है, मतलब लो साइकिस्थेनिया। ठीक है, निम्न मनोदुर्बलता, मनो निम्न मनोदुर्बलता। और अगर हाई स्कोर है तो उसे बोलेंगे हाई साइकिस्थेनिया, निम्न मनोदुर्बलता। ओके, और लास्ट फैक्टर है हमारा PS। अगर इसमें लो स्कोर है तो नॉर्मल, मतलब लो जनरल साइकोसिस, निम्न सामान्य मनोविकृति। इसमें मनोविकृति जो है सामान्य, मतलब लो लो है, सामान्य मनोविकृति जो है उसमें लो है। और अगर हाई स्कोर है तो एबनॉर्मल में आ जाएगा और होगा उच्च सामान्य मनोविकृति। ठीक है, तो ये आपका था CAQ क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चन है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि CAQ और 16PF में क्या डिफरेंस है, तो यही है कि 16PF जो है एक तरह से नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स का जो है मेजरमेंट करता है, और उसमें बाइपोलर होते हैं। और लेकिन जो CAQ है, इसके जो 12 फैक्टर्स हैं वो एबनॉर्मल एबनॉर्मेलिटी का मेजर करते हैं, मतलब क्लिनिकल तरह का मेजर करते हैं कि उसमें कोई रोग है, कितना है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब C16PF नॉर्मल पर्सनैलिटी है का मेजरमेंट है, और CAQ से हमारा एबनॉर्मल पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है अगर उसके हाई स्कोर है तो। ठीक है, तो हमने 16PF और CAQ पढ़ लिया है, और ये फैक्टर एनालिटिक मॉडल पे है। और फैक्टर एनालिटिक मॉडल का एक लास्ट बच्चा है EPF, आइजेंग पर्सनैलिटी। EPQ सॉरी, आइजेंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।